अब मैं सीधा शुरू कर देता हूँ। सवाल मैंने पूछा है, क्या वर्तमान अराजकता के लिए मोदी सरकार दोषी नहीं है? ये जब मैं पूछूंगा या वैसा मैं प्रश्न उठाता हूँ कि मोदी सरकार दोषी नहीं है, तो स्वाभाविक है अधिकांश लोग बोलेंगे कि यहाँ लोगों की जान आफत में पड़ी है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, लोग मर रहे हैं वगैरह वगैरह, और अभी आपको राजनीति सूझ रही है, यही बोलेंगे ना? और कुछ तो बोलेंगे नहीं, अभी फिलहाल यही बोलेंगे। जैसे ही मैं पूछूंगा कि क्या मोदी सरकार दोषी है, तो छूटते ही विद्वान लोग कहेंगे कि भाई ये सारी बातें तो बाद में भी की जा सकती है, अभी तो लोगों की जान बचाने की सोचो, अभी तो ये सोचो कि लोगों की जान कैसे बचाई जाए। सही, यही पूछना था ना, यही पूछेंगे आप लोग या इससे अलग कुछ? बोलिए, यही कहेंगे ना कि भाई अभी इतने सारी आफत अफरा तफरी आई हुई पड़ी है, सब लोग अपने अपने जगह इतनी बुरी तरह फंसे हुए हैं, कितने लोगों ने अपने परिचितों को खो दिया है, कितने के यार दोस्त गुजर गए हैं, और ऐसे समय में आप राजनीति कर रहे हो, आप यही बोलेंगे। अब तो ऐसे समय पे राजनीति ना की जाए तो कैसे समय पे की जाए, आप ये बताइए। फुर्सत में, जब सब खाए पिए घाए औंधे पड़े होंगे अपने अपने घरों में, तब राजनीति की जाए? कब की जाए? फुर्सत में, छुट्टियों वाले दिन? कौन सा मुहूर्त सही रहता है राजनीति करने का? कोई तो होता होगा ना फिक्स कि ये टाइम अच्छा है, ज्योतिषी से वो क्या कहते हैं, वो क्या बोलते हैं इसको, दशा निकलवा करके कि राहु की दशा चल रही है कि केतु की दशा चल रही है, फिर वो दशा वगैरह देख करके राजनीति की जाए। जिस सरकार को आप लोगों ने चुना है, किस लिए चुना था उनको? आपने मोदी सरकार को किस लिए चुना था? मंदिर मस्जिद के लिए? हिंदू राष्ट्र के लिए? किस लिए चुना था? अभी सवाल ना पूछा जाए तो कब पूछा जाए? आप कह रहे हैं, आपको लगता होगा कि अभी नहीं पूछा जाना चाहिए, तो अभी ना पूछा जाए तो कब पूछा जाए? ये किसका दायित्व है सवाल पूछने का? जनता पूछेगी या विपक्षी पार्टियों को पूछना चाहिए? विपक्षी पार्टियां कहीं नजर आ रही हैं आपको? इस पूरे घटनाक्रम के अंदर में विपक्षी पार्टियां कहीं दिखती हैं? ये सिर्फ चुनावी सीजन में निकलेंगे टर्राते हुए मेंढकों की तरह, जैसे बरसाती मेंढक निकल के आते हैं। रुचिका जी, मैं कोई चमत्कारी बाबा तो हूं नहीं। ये चमत्कार तो आपको योगी आदित्यनाथ से पूछना चाहिए, योगी आदित्यनाथ दिखाएंगे चमत्कार, वही है चमत्कारी बाबा। नहीं तो रविशंकर को पूछिए, चमत्कारी बाबा है। बाबा रामदेव, उनसे बात कीजिए, वो चमत्कार दिखाएंगे। तो सरकार से अभी सवाल पूछने का समय है। इस समय सवाल पूछे जाने चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को पूछना चाहिए। बात ये नहीं कि वो विपक्षी पार्टी में है या सत्ता पक्ष में है। सबसे पहले तो सत्ता पक्ष के समर्थकों को पूछना चाहिए कि हमने आपको वोट दिया था, किस लिए दिया था,
अभी आप देखेंगे जगह जगह पे लोग अलग अलग अपने अपनी तरीके से अपनी अपनी सुविधाओं के साथ या जो भी उनसे बन पड़ता है वो लोग लोगों की मदद कर रहे हैं। अच्छा लगता है देखकर। कोई अपनी गाड़ी बेच करके पेट्रोल वो क्या नाम है ऑक्सीजन लेके आ रहा है, ठीक है, तो किसी ने कुछ बेच दिया उसके लिए ऑक्सीजन लेके आ रहा है। कोई उधार की गाड़ी लेकर के दोस्त से गाड़ी मांग ली है, उस गाड़ी से लेकर के लोगों की मदद कर रहा है, इधर से उधर पहुंचा रहा है। मतलब जिनके पास बहुत ज़्यादा सुविधाएं नहीं है, जिनके पास बहुत सामर्थ्यवान नहीं है, वो लोग भी हर तरह से थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं जैसे उनसे बन पड़ता है वो मदद कर रहे हैं ना। आपको याद होगा पहले ऐसी कोई भी घटना घटती थी तो विपक्षी पार्टी सबसे पहले संसद में शोर मचाती थी, सड़कों पे निकल जाती थी कि भैया सरकार सत्ता वो क्या नाम है प्रधानमंत्री इस्तीफा दो, नहीं तो चूड़ियाँ फेंकी जाती थी। आपको याद है ना, क्या नाम है वो स्मृति ईरानी चूड़ियाँ भेज रही थी ना मनमोहन सिंह को। तो ये जो चीज़ें चल रही हैं थी उस समय में बड़ा जोर शोर होता था, तब विपक्षी पार्टी का पता चलता था। कांग्रेस के राज में विपक्षी पार्टी का पता चलता था कि विपक्षी पार्टी नाम की कोई चीज़ होती है। तो उस समय में विपक्षी पार्टी हुआ करती थी कांग्रेस के राज में। आज कहाँ है? आज है कोई विपक्षी पार्टी आपके सामने जो सवाल उठाए, सरकार से सवाल करे? है कोई? सारे गुलामों की तरह पड़े हुए हैं। जी यूनिस अंसारी जी प्रणाम। सारे बेसुध पड़े हैं, जैसे गुलाम पड़े होते हैं, सारे पड़े हुए हैं, किसी को चिंता नहीं है। सब लोग अपनी अपनी जान बचाने में लगे हुए हैं और बचाना भी चाहिए। अभी तो वर्तमान स्थिति ये है, अपनी जान खुद बचाओ, क्योंकि सरकार कोई जिम्मेदारी ले नहीं रही है। आपको याद होगा निर्भया कांड हुआ था, तब मनमोहन सिंह ने उसका इलाज के लिए उसको सिंगापुर भेजा था। तब हमारे देश की सरकार जिम्मेदार हुआ करती थी प्राचीन काल में। तब कोई घटना होती थी तो सरकार से सवाल पूछे जाते थे, लेकिन आज स्थिति बिल्कुल उल्टी है। आज जब बात होती है तो आज कोई सवाल नहीं पूछता है। आज कोई घटना, आज इतनी सारी मौतें हो रही हैं, जगह जगह ऑक्सीजन की कमी हुई पड़ी है। और क्यों हुई ऑक्सीजन की कमी? क्योंकि हमारे देश के नेताओं ने ऑक्सीजन विदेश भेज दिया। फारूक शेख जी, मीडिया को तो खरीद लिया है, हमें तो नहीं खरीदा ना, आपको तो नहीं खरीदा। आप लोग हम लोग तो सवाल कर ही सकते हैं। जो बिकने वाली चीज है उसको तो खरीद ही लेगा ना, वो बनिया लोग हैं। वो तो कहते हैं ना उनका खून में ही वो क्या है, खून में ही बिजनेस है, क्या व्यापार है, ऐसा कुछ बोला था ना। तो जिनका खून में ही व्यापार है तो वो अपना काम कर रहे हैं। जो जो चीज़ बिकाऊ है वो खरीद ले रहे हैं। हमारे जैसे लोग बिकाऊ है नहीं तो खरीद नहीं सकते हमको। जितनी चीज़ें बिकाऊ हैं वही तो खरीद सकता है ना, जो बिकाऊ नहीं होगा उसको कैसे खरीद सकता है? तो सवाल हमको ही उठाने पड़ेंगे। तो अब हमको सवाल उठाना है कि ये जिम्मेदार कौन? जिम्मेदार मोदी सरकार है। प्रथम दृष्टया मोदी सरकार ही दोषी है। क्यों दोषी है वो भी बता देता हूँ। दोषी इसलिए है कि जब इनको पता चल गया था जनवरी में कि चीन से कोरोना निकल चुका है और वो भारत के बॉर्डर में कभी भी प्रवेश कर सकता है, और चूंकि चीन का कोरोना बहुत हाईली एजुकेटेड था, बहुत पढ़ा लिखा था, रिस्पेक्टफुल था, रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी थी,
इसीलिए स्वाभाविक है वो गाड़ी वाड़ी में तो आने से रहा नीचे। अब चीन से भारत वो गाड़ी में तो आएगा नहीं, ट्रेन में तो लटक के आने से रहा। तो हवाई जहाज से आया वो, और जब हवाई जहाज से कोरोना भारत में आया तो एयरपोर्ट पे उसकी तलाशी क्यों नहीं ली गई? तब एयरपोर्ट में चेक क्यों नहीं किया गया? क्यों उसको एयरपोर्ट से बिना चेक किए भारत में प्रवेश करने दिया गया? या उसके साथ कोई एग्रीमेंट हुआ था? अगर कोरोना के साथ में एग्रीमेंट किया था सरकार ने, तो वो एग्रीमेंट सार्वजनिक करे कि क्या एग्रीमेंट किया है कोरोना के साथ में। ऐसा क्यों होता है? सरकार के आदेश पर कोरोना चलती है, सरकार के आदेश पर रुकती है। जहां सरकारी कार्यक्रम हो रहे होते हैं वहां कोरोना नहीं जाती है, लेकिन बाकी जगह कोरोना पहुंच जाती है। और सरकार कैसे टाइम टेबल फिक्स करती है कोरोना के लिए कि रात में कोरोना निकलेगी, कि दिन में कोरोना निकलेगा, कि 7 दिन के लिए कोरोना बाहर घूमेगा, कि 1 महीने के लिए कोरोना बाहर घूमेगा, वो सरकार कैसे तय करती है? कोरोना और सरकार की क्या अंडरस्टैंडिंग है, ये हम लोगों को जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए? हमको पता चलना चाहिए ना कि सरकार और कोरोना के बीच में क्या अंडरस्टैंडिंग चल रही है, उन लोगों ने क्या टाई अप किया हुआ है। कई जगह पर कोरोना रात को निकलता है, कोरोना वहाँ पे रात को कर्फ्यू लगा दिया जाता है। जहाँ दिन को कोरोना निकलता है वहाँ दिन को कर्फ्यू लगा देते हैं। जहाँ हफ्ते भर के लिए कोरोना घूमने निकलता है वहाँ हफ्ते भर का कर्फ्यू लगा देते हैं। जहाँ महीने भर के लिए घूमने निकलता है कोरोना वहाँ महीने भर का कर्फ्यू लगा देते हैं। लेकिन जहाँ रैली होती है वहाँ पे कोरोना नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? क्या एग्रीमेंट है? सवाल तो पूछने का अधिकार बनता है कि नहीं बनता है हमारा? हमको सवाल पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? हैं? हम नहीं पूछेंगे तो कौन पूछेगा सवाल? विपक्षी पार्टी तो पूछेंगी नहीं, क्योंकि उनकी गर्दन तो अटकी पड़ी है सीबीआई के शिकंजे में। सीबीआई और ईडी ने लगाम लगा रखा है, उनके गले में पट्टा डाल रखा है विपक्षी पार्टियों के। तो स्वाभाविक उनकी आवाज तो निकलेगी नहीं। अब विपक्षी पार्टी और सत्ता पक्ष की पार्टी, ये दो पार्टी को अलग हटा दीजिए। ये दोनों पार्टी आपके किसी काम नहीं आ रहे। आज आ रहे हैं ये दोनों पार्टियां, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, ये आपके किसी काम आ रहे हैं? कोई आम नागरिक है जो जाकर के आपकी मदद करने पहुंच जाता है, आपका पड़ोसी पहुंच जाता है। अभी एक देखा था, वीडियो देखा था या था खबर देखी थी, जहां पर एक मुसलमान ने उन लोगों की चिताओं को आग लगाया जिनके परिजनों ने उनकी लाशों को लेने से इनकार कर दिया कोरोना के डर से। तो जब लोगों ने लाशें नहीं उठाई, परिजनों ने वो लेने भी नहीं आए, तो उस मुसलमान व्यक्ति ने उनका दाह संस्कार कर दिया। तो कौन काम में आया? सरकार काम में आई या विपक्षी पार्टी काम में आई? जब लोग ऑक्सीजन के लिए मर रहे थे, इधर उधर भटक रहे हैं, क्या विपक्षी पार्टी जा रही है मदद करने? अरे सवाल जो भी करता है वो टेररिस्ट ही हो जाता है जो सवाल करेगा। जहां तानाशाही लागू हो जाए, जहां तानाशाही है, तो वहां तो सवाल पूछना ही गलत है ना। जहां राजशाही है वहां सवाल पूछना गलत है। तो आपको तय करना है कि आप इस देश को तानाशाही या राजशाही में रूपांतरित होते हुए देखना चाहते हैं। अगर ये लोग आम आदमी लोग सरकारों को छूट दे देंगी कि भैया जो तुमको करना है करो, हम तो अपनी हाल में जी लेंगे, तो क्या होगा? यही होगा जो हो रहा है। आज जो घटनाएं घट रही हैं वो उसके जिम्मेदार सिर्फ सरकार नहीं है, आम जनता भी उसका दोषी है। जहां हमको सवाल खड़े करने चाहिए थे, हम लोगों ने मौन धारण कर लिया। हम लोगों ने सोचा कि हमारा चुना हुआ नेता जवाब देगा। आपका चुना हुआ नेता बिक गया,
दो दो कौड़ी में। आपने जिन नेताओं को चुन के सत्ता में भेजा, संसद में भेजा था, वो सारे बिक गए। इक्के दुक्के जो बचे हैं उनकी आवाज नहीं निकल सकती, वो निकलेगी तो फिर सीबीआई का पंजा उसके गिरेबान में पहुंच जाएगा, और जब सीबीआई का पंजा उसके गिरेबान में पहुंच जाएगा तो बेचारा कहाँ जाएगा। सबको अपनी अपनी जान प्यारी है कि नहीं? हर कोई अपनी जान की चिंता कर रहा है। तो सवाल पूछना चाहिए हमको सरकार से। हम सरकार से सवाल पूछ नहीं रहे। सरकार को कटघरे में खड़ा करना चाहिए, हम सरकार को कटघरे में कर नहीं रहे खड़ा। जब सारा दोष सरकार का है तो सवाल क्यों नहीं पूछे जा रहे हैं? विपक्षी पार्टियां सवाल क्यों नहीं पूछ रही हैं? क्यों आवाज नहीं निकल रही उन लोगों की? कितनी सारी विपक्षी पार्टियां हैं, 4000 से ज्यादा पार्टियां हैं, 4900। कोई बता रहा था 4900 हो गई पार्टियां। तो 4900 पार्टियां हैं तो 4000 कुछ दिनों बाद 5000 पार्टियां हो जाएंगी। ये 5000 पार्टियां है कहाँ? कहीं दिखती हैं? 5000 पार्टियों का अस्तित्व क्या है? कुछ पता है? कौड़ियों में बिकने वाले हैं ये सब। अगर भारत में लोकतंत्र देखना है तो आवाज बुलंद करना सीखिए। लोकतंत्र में जनता की आवाज बुलंद रहनी चाहिए। आर्टिकल 21 में ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है कि हमको शिक्षा का अधिकार है, हमको स्वास्थ्य का अधिकार है, हमको चिकित्सा का अधिकार है। ऐसा कुछ लिखा हुआ है आर्टिकल 21 में, है ना? तो हम अपने अधिकारों के लिए क्यों नहीं आवाज उठा रहे? अस्पताल में आप जा रहे हैं और आपको अच्छी चिकित्सा नहीं मिल रही है, क्यों नहीं मिल रही है? आप प्राइवेट अस्पताल में जाने के लिए विवश क्यों हो रहे हैं? फिर प्राइवेट अस्पताल में जाने के बाद भी, लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी आपको अच्छी सुविधा, अच्छी चिकित्सा नहीं मिल पा रही है, आपको ऑक्सीजन तक नहीं मिल रहा है। गंगाराम में 25 लोग मर गए बिना ऑक्सीजन के। क्यों मर गए 25 लोग बिना ऑक्सीजन के? क्या सरकार को खबर नहीं दी गई थी कि वहां पे ऑक्सीजन खत्म हो रहा है? तो सरकार ने क्यों नहीं भिजवाया ऑक्सीजन? सवाल क्यों नहीं पूछे गए? उन 25 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? क्या कोरोना जिम्मेदार है? नहीं, कोरोना की कोई गलती नहीं। उनकी मौत का जिम्मेदार सरकार है। और सरकार भी कौन? केंद्र सरकार। केंद्र सरकार क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उसके हिसाब से केंद्र सरकार जिम्मेदार है ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए पूरे देश में। राज्य सरकार है जिम्मेदार नहीं है। तो पूरे देश में केंद्र ऑक्सीजन, कहीं भी किसी अस्पताल में कमी पड़ती है, किसी अस्पताल में शॉर्टेज होती है, तो उसकी जिम्मेदारी केंद्र की है। और केंद्र की सरकार किसकी है? मोदी सरकार की है। और मोदी सरकार कर क्या रही थी? रैलियां करने में बिजी थी। अब जब मोदी सरकार रैलियां करने में बिजी थी तो गैस की सप्लाई करेगा कौन? तो सवाल किससे पूछे जाने चाहिए थे? मोदी सरकार से पूछे जाने चाहिए थे, लेकिन पूछा गया। कोई पिटीशन दायर की गई? अगर आप लोगों की जानकारी में हो कि कहीं कोई पिटीशन दायर हुई है तो मुझे जरा जानकारी दे दें, मुझे बताएं कि कहीं पिटीशन दायर की गई है, सरकार से सवाल जवाब पूछे गए हैं, है कहीं पर? हाँ, एक बात आपको बता देता हूं यहाँ बीच में, आप ये मत समझिए कि मैं सिर्फ एक सन्यासी हूं और इसीलिए बकबक करे चला जा रहा हूं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं स्वाभिमान पार्टी झारखंड का प्रदेश प्रवक्ता हूं। और चूंकि मैं एक पार्टी का प्रवक्ता हूं, इस आधार पर मुझे ये नैतिक अधिकार है कि मैं
इस तरह के वीडियो दूं, इस तरह की बातें करूं, सरकार से सवाल करूं, पब्लिक को कहूं कि वो जागे, ये मेरा अधिकार है। एक राजनीतिक पार्टी का व्यक्ति हूं। बिल्कुल मोदी सरकार पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब इनके ऊपर कार्रवाई नहीं करवाएंगे तो कब करवाएंगे? और एक बात देखिए, आपको एक और चीज समझ लेना है कि प्रधानमंत्री को आप लोग नहीं चुनते हैं, जनता प्रधानमंत्री नहीं चुनती है। प्रधानमंत्री अच्छा है या प्रधानमंत्री बुरा है, उसका दोषी जनता नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री को पार्टी चुनती है, पार्टियां मिलकर चुनती हैं। और पार्टियां जो चुनती हैं वो कैसी होगी वो आपको समझ में आना चाहिए। तो पार्टियां मिलकर चुनती है, जिसमें सपोर्टिंग पार्टियां होती है, सब मिलकर के चुनते हैं कि प्रधानमंत्री किसको चुनना है, तो प्रधानमंत्री चुना जाता है। तो प्रधानमंत्री चुनने में जनता का कोई हाथ नहीं। अब रही बात, आपको लगता है कि आप विधायक चुनते हैं, तो भी आप गलत हैं। विधायक भी आप नहीं चुनते। शास्त्री जी, फौज का काम है हुक्म का पालन करना, आदेशों का पालन करना। तो जैसा आदेश सरकार देगी वैसे आदेशों का पालन करेगी। वो अपने स्वयं कोई निर्णय नहीं ले सकती। तो आपको लगता है विधायक चुना आपने, लेकिन विधायक भी आप नहीं चुनते हैं। विधायक को कौन चुनता है? पार्टियां चुनती हैं। पार्टियां चुन करके आपके सामने रख देती है कि फलाना विधायक हमारा है, फलाना विधायक हमारा है, इसको वोट दीजिए। ऐसा ही होता है ना। फिर आप देखते हैं किस पार्टी का विधायक है। अच्छा, ये कांग्रेस का विधायक है, ये भाजपा का विधायक है, सपा का। तो हम तो सपा को सपोर्ट करते हैं, सपा का सपोर्ट करते हैं, या कांग्रेस का सपोर्ट करते हैं, या भाजपा का सपोर्ट करते हैं। अब भाजपा का सपोर्ट क्यों करते हैं? क्योंकि भाजपा हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रही है। तो हमको क्या चाहिए? हिंदू राष्ट्र। अब विधायक कोई भी हो हमें चलेगा, क्या दिक्कत है? भाजपा का है ना विधायक, क्या दिक्कत है? हिंदू राष्ट्र चाहिए हमको। शास्त्री जी, सारे के सारे संवैधानिक नियम कानून के हिसाब से फौज को सिर्फ हुक्म का पालन करना है। पुलिस को भी यही अधिकार है, जो हमारी जो संविधान है उसके हिसाब से फौज हो या पुलिस हो, वो सरकार की अधीनस्थ है। और सरकार चाहे अच्छी हो या बुरी हो, सरकार उसको सिर्फ हुक्म की गुलामी करनी है। उनका काम है हुक्म बजाना। फौज सैनिक का मतलब ही होता है पारिश्रमिक लेकर के हत्याएं करने वाला या रक्षा करने वाला प्रहरी। तो उनका काम है तनख्वाह लें अपनी, और जो उनको आदेश दिया जा रहा है उसका पालन करें। उसके अलावा उनको कुछ सोचना नहीं है। उनको तो इतना भी अधिकार नहीं है कि वो कहें कि उनकी दाल खराब है। अगर वो कहेंगे दाल खराब है तो उनको पागल घोषित कर दिया जाएगा। जी हाँ, वो संविधान की रक्षा की शपथ लेते हैं, बिल्कुल सही कहा। जैसे मुसलमान लोग कुरान की रक्षा की शपथ लेते हैं, जैसे हिंदू लोग वेदों की रक्षा की शपथ लेते हैं। ये किताबों की रक्षा की शपथ की बात हो रही है, यहाँ इंसानों की रक्षा की बात कहाँ आ रही है? संविधान क्या है? किताब है। कुरान क्या है? किताब है। वेद क्या है? किताब है। बाइबल क्या है? एक किताब है। अब इसके लिए लोग लड़ेंगे मरेंगे, वो अलग बात है। इंसानों का कोई जिक्र नहीं है यहाँ पर। यहाँ इंसानों की रक्षा की बात नहीं हो रही है, यहाँ संविधान की रक्षा की बात हो रही है। और संविधान क्या है? एक किताब है।
उसको मत्थे लगाओ, जा करके रोज प्रणाम करो, नमस्ते करो, दिन में 3 बार 4 बार जाके चूमो, मत्था टेको कुरान संविधान के सामने में, बात खत्म, हो गया संविधान का पालन। यही करते हैं हम सब। क्या करते हैं? जो कुरान पढ़ने वाले क्या करते हैं? यही तो करते हैं। कुरान पकड़ लो, बाइबल पकड़ लो, गीता पकड़ लो, वेद पकड़ लो, है क्या? सब एक ही चीज़ है। सब में अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं, जिसको जाके रोज नमस्ते करना होता है, जो रोज प्रणाम करना होता है, जय जय कर लेना होता है, उसके बाद छुट्टी, काम खत्म। उससे ज़्यादा कुछ नहीं। हाँ, इंसानों से देश बनता है, बिल्कुल सही कहा आपने कि इंसानों से देश बनता है, लेकिन इंसान हो तो सही। यहाँ इंसान कहाँ है? भेड़ बकरियां हैं जिन्हें कोई भी आके हाँक जाता है। इनके पास अपनी दिमाग, इंसानों के पास तो अपना दिमाग होता है, भेड़ बकरियों के पास कहाँ होता है? तो भेड़ों के झुंड को इंसान नहीं कहा जाता। इंसान वो जो जागा हुआ हो, जिसे पता हो कि उसका मौलिक अधिकार क्या है। अब मेरा मौलिक अधिकार है मुझे अच्छी चिकित्सा मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले और अच्छी शिक्षा मिले। अरे किताबों से देश बनने के, किताबों से लोग धर्म बना देते हैं, किताबों से आप देश बनाने की बात कर रहे हैं। सारा कुछ किताबों से तो बनता है, सारा कुछ किताबों से बनता है। मैं पिटिशन दायर करना चाहता था, अभी तक तैयारी हुई नहीं है मेरी, तो मैं पिटिशन दायर करना चाहता था। तो हाई कोर्ट के वकील से बात हुई, तो हाई कोर्ट के वकील ने कहा, तो हाई कोर्ट के वकील ने सबसे पहले मेरे से पूछा कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। मैंने कहा भाई पिटिशन दायर करने के लिए कितनी क्वालिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है? तो उन्होंने बोला नहीं, पहले आप अपनी क्वालिफिकेशन बताइए, फिर मैं बताऊंगा आगे। तो मैंने कहा बताना क्या, आप मान लीजिए अंगूठा छाप हूँ। कह रहे नहीं, सही बताइए आप अंगूठा छाप हैं कि नहीं है, आपके भले के लिए बोल रहा हूँ। तो मैंने कहा मैं अंगूठा छाप ही हूँ, मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता। तो वो बोले नहीं, कह रहे देखो, कह रहे इसमें ऐसा है, पहले आपको संविधान पढ़ना चाहिए। मैंने कहा फिर मुझे अगर संविधान पढ़ना है, वकील की क्या ज़रूरत है फिर? तो उन्होंने बोला कि आप जाएंगे कोर्ट में, सब आड़े तिरछे वकील होते हैं, ज़्यादातर नौसिखिया किस्म के वकील होते हैं, तो आपको संविधान की, सुप्रीम कोर्ट की, उसमें कैसे पिटीशन दायर करते हैं, क्या क्या नियम कानून हैं, आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट में आपको पिटीशन दायर करना है तो आपको A to Z सारे नियम कानून पता होने चाहिए, ताकि वकील आपके साथ गच्चा ना कर सके, वकील आपको बेवकूफ़ ना बना सके। बात तो उन्होंने बिल्कुल सही कही थी, गलत नहीं बोला उन्होंने। लेकिन फिर बाद में बात ये उठती है कि फिर वकील के पास जाने का फ़ायदा क्या? ये तो वही बात हो गई कि डॉक्टर के पास जाना है इलाज करवाने के लिए, तो पहले आपको डॉक्टरी पढ़नी पड़ेगी। अगर आपने डॉक्टरी नहीं की तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको नुकसान हो जाएगा। तो पहले आपको डॉक्टरी पढ़ लेनी पड़ेगी, फिर आप डॉक्टर के पास इलाज करवाने जाएंगे। वैसे ही अगर आपको पिटीशन दायर करना है सुप्रीम कोर्ट में, तो पहले आपको वकालत कर लेनी चाहिए, आपको संविधान पढ़ लेने चाहिए, सारे कानून के सारे जितने भी अनुच्छेद हैं वो सारे आपको याद होने चाहिए, आपको सब कुछ पता होना चाहिए, सारी बारीकियां पता होनी चाहिए। उसके बाद आप जाइए वकील से बात करिए, फिर वकील को बताइए कि क्या क्या कौन कौन से अनुच्छेद के अनुसार आप पिटीशन दायर करना चाहते हैं। ये बिल्कुल वैसी बात हो गई जैसे कि आप अस्पताल में गए हैं बीमारी के लिए, तो आप डॉक्टर को बताएंगे कि कौन कौन से टेस्ट करने हैं। जब आप बताएंगे डॉक्टर से कि कौन कौन से टेस्ट करने हैं, तो फिर डॉक्टर उसके हिसाब से फिर टेस्ट करेगा। फिर डॉक्टर को आप बताइए कि कौन कौन से इंजेक्शन लगाने हैं,
कौन कौन सी दवाइयाँ देनी है, फिर डॉक्टर उसके हिसाब से आपको दवाइयाँ देंगे। कुछ ऐसा ही है। तो सारा का सारा खेल आप चाहते हैं कि आपको एक अच्छा वकील मिले। आज इतना बड़ा मुद्दा था, इतना बड़ा मुद्दा है, लेकिन वकील कोई ऐसा राजी नहीं या ऐसा दिख नहीं रहा है जो जाके सुप्रीम कोर्ट में सरकार के विरुद्ध याचिका दायर करे या केस दर्ज करे कि जनता को प्रताड़ित करने में सरकार ने कोई कमी नहीं छोड़ी, लापरवाही करने में सरकार ने कोई कमी नहीं छोड़ी। ये मुद्दा उठाना चाहिए था, लेकिन कोई उठाने को राजी नहीं है। मैं उठाना चाहता हूं, लेकिन मैंने वकालत नहीं पढ़ी है। अगर मैंने वकालत पढ़ी होती तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं अब तक चुप नहीं बैठा होता। मैं अभी तक यहां बैठ करके आराम से तमाशा नहीं देख रहा होता। क्यों ऐसा हो रहा है कि एक आम आदमी इधर से उधर भाग रहा है? क्यों ऐसा हो रहा है रविश कुमार को ट्विटर पर लोगों से मदद मांगनी पड़ रही है? क्यों ऐसा हो रहा है बड़े बड़े अधिकारियों को ट्विटर पर या फेसबुक पर लोगों से मदद मांगनी पड़ रही है? सरकार कहाँ मर गई? और अगर एक दूसरे को इस तरह से ही मदद करनी है तो सरकार चुनते क्यों हैं हम लोग? जब सरकार से हम सवाल जवाब नहीं कर सकते हैं तो सरकार चुनते क्यों हैं? सरकार की जरूरत क्या है? जब आम आदमी को इधर से उधर जा जाकर लोगों को मदद करनी पड़ रही है, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, परस्पर सहयोगी योजना के अंतर्गत काम कर रहे हैं, तो सरकार की जरूरत क्या है? इसीलिए ताकि वो हमारे ऊपर कर्फ्यू लगा सके, जब मर्जी करे लॉकडाउन लगा दे। क्या सिर्फ इसी काम के लिए रखा है सरकार को चुना है आपने? जब उसका मन करेगा वो चुनावी रैली लेके निकल पड़ेंगे, लेकिन बाकी जगह लॉकडाउन लगा देंगे। क्या इसीलिए चुना है? आज डरा डरा करके आपको 9 बीमारियां हैं, 9 बीमारियों में से सारी 9 बीमारियों का कारण एक ही को बना दिया गया है। आपको अस्थमा की प्रॉब्लम है तो भी कोरोना बता देंगे, आपको दमा की प्रॉब्लम है तो भी कोरोना बता देंगे, आपका हार्ट फेल हो जाए तो भी कोरोना बता देंगे। हाँ, ऐसे ही चलता है। इधर में सारा का सारा ड्रामा चला हुआ है, सब बिके पड़े हैं। तो स्थिति इस तरह से हो रखी है। तो जब ऐसी स्थिति हो रखी है तो किसको जागना पड़ेगा? हम लोगों को जागना पड़ेगा। सरकार हमारे लिए चुनी गई है, सरकार हमारी सेवक है, जमींदार नहीं है सरकार। सरकार जो चुनी है वो हमारी सेवा के लिए है, हमारी सहायता के लिए है, हम पर हुकूमत करने के लिए नहीं है। हमको अपने अधिकारों का पता होना चाहिए ना। आर्टिकल 21 पढ़िए, 49 पढ़िए, क्या लिखा है, क्या कहती है? क्यों नहीं पढ़ते? संविधान उठाइए, पढ़िए। सबको हर किसी को पढ़ना चाहिए। आपको पता होना चाहिए आपका मौलिक अधिकार क्या है। और सरकार अगर उस मौलिक अधिकार के विरुद्ध चल रही है, उसको पूरा नहीं कर रही है, तो सरकार को अधिकार ही नहीं है हम पर हुकूमत करने का। हम लोग गुलाम नहीं हैं। इतनी सी बात हमको समझ लेनी चाहिए। और जिनको ये बातें समझ में आ रही हैं वो फिर भी मौन है तो गलत है। प्रशांत भूषण जी तो पहले ही बहुत बिजी व्यक्ति हैं, उनके पास तो पहले ही बहुत सारी समस्याएं पड़ी हुई हैं। हम काहे उनको टांग अड़ाएं? अभी करेंगे, हम अपना ही करेंगे, अपनी तैयारी करना है ना। हम अपनी तैयारी कर रहे हैं, हम आएंगे, अपनी पार्टी की तरफ से खड़े होंगे हम याचिका लेकर के। चिंता मत करिए, परिणाम चाहे जो भी आए, अच्छा आए या बुरा आए, उसकी चिंता नहीं है, लेकिन हम खड़े जरूर होंगे। तो हम लोगों को ये जरूर सोचना चाहिए कि जो घटनाएं घट रही हैं, जो हो रहा है अभी, उसके लिए जिम्मेदार मोदी सरकार है और कोई जिम्मेदार नहीं।
आम जनता जिम्मेदार नहीं है, अस्पताल भी जिम्मेदार नहीं है। तो हमको खड़ा होना चाहिए, हमको इस सबको इस चीज के लिए आवाज उठानी चाहिए, सम्मिलित स्वर में आवाज उठानी चाहिए। जो भी मेरे साथ मिलना चाहता है, मेरे समर्थन में रहना चाहता है, वो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी स्वीकारोक्ति दर्ज करे, सहमति जताए कि वो मेरे साथ जुड़ना चाहता है इस पिटीशन अभियान में। तो ऐसा करूंगा कि मैं एक अलग ग्रुप बना लूंगा जिसमें सिर्फ चुनिंदा लोग होंगे, चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, चाहे वो फेसबुक ग्रुप बनाए, या जूम पे ग्रुप बनाए, कोई भी चीज में, किसी भी चीज में। ये बिल्कुल ये सरकारी महामारी है, मैं तो शुरू से बोल रहा हूँ सरकारी महामारी है ये। तो ऐसा ग्रुप बना करके हम लोग कहीं जुड़ने का प्रयास करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं, कुछ ना कुछ तो महत्वपूर्ण, कुछ ना कुछ तो करें। देखिए, जो लोग लोगों की मदद करने में लगे हैं, व्यस्त हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, हर कोई अपनी अपनी तरह से काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो आप सोच रहे हो कि ये 4 लोगों की मदद करके, 100 लोगों की मदद करके इधर उधर ये समस्या सुलझ जाएगी, नहीं। बिल गेट्स ने आज ही, शायद आज या कल कहा है कि कोरोना तो मामूली बीमारी है, अभी इससे और भयंकर बीमारियां आने वाली है। 2020 से लेकर 2030 तक महामारियों का युग रहेगा। अब आप समझ लीजिए, बिल गेट्स ने अभी तक जितनी भविष्यवाणियां की हैं सारी सही निकली हैं। वो महान भविष्यवक्ता है। तो 2020 से लेकर 2030 तक महामारियों का युग रहेगा और इसमें अनगिनत लोग मारे जाएंगे इन महामारियों से। और उनका ये भी कहना है, इन महामारियों को रोकना सरकार की बस की बात नहीं है, अर्थात सरकार कुछ नहीं करेगी। ठीक इसी तरह से लोग मरते रहेंगे, सरकार रैलियां करती रहेगी, लाखों करोड़ों लोग मरेंगे। अभी आने वाली महामारी है, ये तो शुरू का ट्रेलर समझ लीजिए। अभी क्या चल रहा है, ये कोविड-19, ये कोविड-19 चल रहा है। और सन कौन सा चल रहा है, 2021, यानी 20 और 21। तो कोविड-20 और कोविड-21 अभी आना बाकी है। तो कोविड-20 और 21 आएंगे अभी, फिर उसके बाद कोविड-23 आएगा, फिर कोविड-24 आएगा, फिर कोविड-25 आएगा। तो 2030 तक संभावना है कि तो 2020 तक संभावना है कि स्थिति, नेटवर्क स्लो हो जाता है तो थोड़ा बीच में डिस्टर्बेंस हो जाता है, इसलिए शायद बीच में थोड़ा सा पॉज हो रहा है, रुक रुक के आ रहा है, जा रहा है, लेकिन कंटिन्यू है, रुका नहीं है वीडियो। मेरी वीडियो जो है, आप लोग जो भी देख रहे हैं उसको थोड़ा गंभीरता से लीजिए। मैं जो बातें कह रहा हूँ, जो बातें समझा रहा हूँ, वो आपके समझने के लिए है। आप लोग देश के नागरिक हैं। मैं राजनेता जरूर बन गया हूँ, लेकिन वैसा वाला राजनेता नहीं है जैसे आज तक आप लोग चुनते आए हैं।
आपके चुने हुए नेता तो बिक गए, उनकी आवाज नहीं निकल रही। अब आपके चुने हुए नेता आ रहे हैं, आपके साथ खड़े हैं। आपके एरिया का नेता आपके क्षेत्र के लिए आवाज उठा रहा है। आपका क्षेत्र का चुना हुआ नेता आपके अस्पतालों के चक्कर काट रहा है, जा रहा है देखने के लिए। आपका विधायक आपके क्षेत्र के अस्पताल का सर्वे कर रहा है कि गैस है कि नहीं है, पता कर रहा है। नहीं पता कर रहा ना, उसको कोई मतलब नहीं है। अब वो कब निकलेगा? अभी शीत निद्रा में पड़े हैं आपके नेता, जितने चुने हुए नेता हैं वो सारे शीत निद्रा में पड़े हुए हैं, अभी आराम से चैन से सो रहे हैं खर्राटे मार के। अब उठेंगे कब वो? जब वो चुनाव आने वाला होगा। जब चुनावी सीजन शुरू होता है तो नेताओं का, चुनावी सीजन किसका सीजन होता है? नेताओं का सीजन होता है। जैसे बरसाती सीजन बैठकों का सीजन होता है, वैसे चुनावी सीजन जो होता है वो नेताओं का सीजन होता है। फिर ये नेता निकलेंगे उस समय टर्राते हुए, गली गली इन नेताओं की आवाज़ सुनाई देगी। जैसे बरसाती मौसम में आपको हर गली से बैठकों की आवाज़ आती सुनाई देगी, होता है ना। कभी पहाड़ी एरिया पे आप रहे हो, ऐसी जगह पर रहे हो तो आपको पता होगा, या गांव देहातों में रहे हो तो आपको पता होगा, जैसी बारिश शुरू हो जाती है तो रात के समय सारे मेंढक एक साथ टर्राना शुरू कर देते हैं। हर गली हर मोहल्ले से मेंढकों की आवाज़ आने लगती है। गर्मियों में कभी किसी मेंढक की आवाज़ नहीं सुनाई देती, बाकी सीजन में पता भी नहीं चलता मेंढक है कि नहीं। लेकिन बरसाती सीजन में मेंढक ही मेंढक, चारों तरफ मेंढकों का गान चल रहा होता है। ठीक इसी तरह से चुनावी सीजन में शीत निद्रा से नेता लोग उठते हैं, फिर उनको जनता की फिक्र सताती है, फिर उनको जनता की चिंता। तो चुनावी सीजन जब आता है तब फिर ये सारे नेता निकल के बाहर आते हैं। लेकिन जब आप मुसीबत में होते हो, जब ऑक्सीजन के लिए आप भाग रहे होते हो, जब अस्पतालों के चक्कर काट रहे होते हो, तब इन नेताओं का कहीं पता नहीं चलता। ऐसे ही होता है। तो ऐसे नेताओं में मुझे शामिल मत करिए। मैंने तो अभी कोई चुनाव लड़ा भी नहीं है, तो स्वाभाविक अभी नेताओं वाले गुण तो मेरे अंदर आए नहीं है। हाँ, चुनाव जीत गया कोई कभी और सत्ता में आ गया, हो सकता है मुझे नेताओं वाले गुण आ जाए मुझ में, वो अलग बात है। क्योंकि नेता वाला गुण भी संक्रामक एक बीमारी है, कोरोना की तरह। नेताओं के संगत में रहूंगा तो नेताओं जैसा बन जाऊंगा, स्वाभाविक है, होना चाहिए। लेकिन अभी तो मैं नेताओं की संगत में नहीं हूँ। तो जब आप नेताओं के संगत में नहीं हूँ तो स्वाभाविक है मेरी बातें आपको सुननी चाहिए। क्योंकि अभी जो मैं बातें कर रहा हूँ वो जनता के साथ के लिए, जनता के हित के लिए बात कर रहा हूँ। अभी मैं आप लोगों के हित की बात कर रहा हूँ। जब नेता बन जाऊंगा तो पार्टी के हित की बात करूंगा, जैसे बाकी लोग करते हैं। हो सकता है ऐसा हो जाए, हालांकि मुझ में बदलाव होना संभव नहीं है। अब मैं बहुत ज़्यादा बेशर्म हो चुका हूँ, मुझ में बदलाव नहीं होगा। बार बार नेटवर्क बंद हो रहा है, इसलिए दिक्कत हो रहा है। कोई बात नहीं, आज तो जिद है कि अगर आवाज़ आप लोगों तक आज काफ़ी दिनों बाद मेरा माइक्रोफोन वगैरह की प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, तो इसीलिए मैं आज बात कर लेता हूँ। कल क्या पता फिर माइक्रोफोन ठीक से काम ना करे, कोई भरोसा नहीं। तो अभी आप लोगों को जो मैं बोल रहा हूँ उसको आराम से सुन के, तालियां बजा के खामोश मत सो जाइए। चिंतन करिए कि हम इंसान हैं या जानवर हैं। अपने भीतर इस चीज़ को टटोलिए, खुद के भीतर टटोलिए। ऐसे ही भेड़ बकरियों बतखों की तरह मारा जाना है? अभी मुर्गियों का फ्लू फैला था, आपको याद होगा, तो कैसे मुर्गियों को उठा उठा के मारा गया था, सबको पकड़ पकड़ के, याद है? ऐसे ही आपके साथ भी हो सकता है। कल को आर्मी के लोग आ जाएंगे, जैसे कि चीन में हुआ था, लोगों को घर से उठा उठा के ले जा रहे थे, जबरदस्ती पकड़ पकड़ के ले जा रहे थे, उठा उठा के, जैसे मुर्गियों को ले जाते हैं, बतखों को ले जाते हैं, वैसे उठा उठा के ले गए थे। चीन का आपने देखा था ना वीडियो। बस ऐसी ही कुछ घटनाओं के लिए आप अपने आप को तैयार रखिए मानसिक रूप से। कल अचानक आर्मी के लोग या पुलिस के लोग घर में घुस जाएंगे, आपको ज़बरदस्ती थर्मामीटर लगाएंगे
टेम्परेचर देखेंगे जरा सा भी। अगर मान लो आप गुस्से में भी तप रहे हो, आपको बहुत तेज गुस्सा आया है और गुस्से में तप रहे हैं, तब भी आपको कोरोना बता करके उठा के ले जा लेंगे कि भाई साहब कोरोना से संक्रमित हुआ। चाहे आप गुस्से में तप रहे हो, तब भी आपको कोरोना बता करके उठा के ले जा लेंगे, बंद कर देंगे पिंजरे में या मार देंगे। ऐसी जिंदगी जीने का क्या लाभ? इससे अच्छा है कि गलत का विरोध करना शुरू करें। संविधान ने हमको कुछ मौलिक अधिकार दिए हैं, उन अधिकारों का प्रयोग करें। सबसे पहले तो हमको ये देखना है कि हमको अच्छी चिकित्सा सुविधा मिल रही है कि नहीं मिल रही है। अगर हमको अच्छी चिकित्सा सुविधा नहीं मिल रही है तो सरकार से सवाल करें, क्योंकि ये हमारा मौलिक अधिकार है कि हमको अच्छी चिकित्सा मिलनी चाहिए। अच्छी शिक्षा मिले हमारे बच्चों को, ये हमारा अधिकार है। हमको सरकार से सवाल करने चाहिए। हर चीज़ के लिए दाम चुकाना जरूरी नहीं है, क्योंकि सरकार टैक्स किस बात का ले रही है फिर? अगर बच्चे भी आपको प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने हैं, इलाज भी आपको प्राइवेट स्कूल में करवाना है, ठीक है, सड़कों में चलने का भी आपको टैक्स देना है, श्मशान घाट में जलाने के लिए भी आपको निजी कंपनियों का एड्रेस पता करना पड़ेगा, क्योंकि श्मशान घाट भी अब निजी कंपनियों को सौंपा जा रहा है। तो श्मशान घाट में जाने के लिए भी आपको पैसा देना पड़ेगा। तो जब हर जगह का पैसा देना पड़ रहा है तो सरकार को टैक्स किस बात का? उनके अय्याशियों के लिए टैक्स दे रहे हैं हम लोग, या विधायक खरीदने के लिए टैक्स दे रहे हैं? किस लिए टैक्स देते हैं हम? टैक्स बंद कर दें, टैक्स देना बंद कर दें। जब सब चीज हमको बाहर से निजी कंपनियों से खरीदना है, हर सारी सेवाएं हमको अपने अलग से पैसे दे के खरीदने हैं, तो टैक्स किस बात का ले रही है सरकार? तुरंत प्रभाव से टैक्स भी बंद कर देना चाहिए। टैक्स लेने का अधिकार सरकार को नहीं है, फिर सरकार भी अपनी मेहनत करे, कमाए, खाए। दलाली खानी है ना सरकार को, तो दलाली खाए, अपनी कमीशन खाए, उसी से अपना गुजारा करे। टैक्स किस बात का ले रही हो? अगर प्राइवेट में ही हमको सारा कुछ करना है तो टैक्स सरकार किस बात का ले रही है? तो उठिए, आवाज उठाइए, निकलिए बाहर। महामारी नहीं है ये, सामान्य वायरल फ्लू है, थोड़ा खतरनाक हो सकता है, लेकिन इतना खतरनाक नहीं है कि मोदी की रैली में चला जाए या अमित शाह की रैली में चले जाए। इतना खतरनाक भी नहीं है। घर से बाहर निकलिए, बोलिए मोदी की रैली में जा रहे हैं, ना पुलिस वाला कुछ बोलेगा ना कानून कुछ बोलेगा। लेकिन आप बोलेंगे स्कूल जा रहा हो तो कानून फट से डंडा चलाने लग जाएगा। आप बोलेंगे बाजार जा रहा हो तो कानून डंडा चलाएगा। आप बोलेंगे दुकान खोलने जा रहा हो तो कानून डंडा चलाएगा। लेकिन आप बोलेंगे अमित शाह की रैली में जा रहा हूं तो कानून सर झुका लेगा सामने। आप बोलेंगे मोदी की रैली में जा रहा हूं तो कानून सर झुका लेगा। क्यों झुका लेगा? क्योंकि कानून भी जानता है कि कोरोना मोदी से बहुत डरता है। मोदी से कोरोना इतना डरता है कि वो मोदी के सामने आवाज नहीं निकलेगी उसकी रैली में जाना तो दूर की बात है। जहां भी कोरोना को पता चलता है मोदी या अमित शाह की रैली चल रही है, कोरोना बिल्कुल दूसरे राज्यों में भाग जाता है। वो राज्य छोड़ देता है जहां भी अमित शाह और मोदी की रैली हो रही हो, कोरोना वो राज्य छोड़ के भाग जाता है। तो जागिए, जिंदा करिए अपने आप। कहते हैं ना, जिंदा हो तो जिंदा होने का सबूत दो, पता तो चले कि आप जिंदा हो। भेड़ बकरियां भी मिमिया के बता देती हैं कि जिंदा है। आप लोग तो इंसान हो, कम से कम उतना तो सोचो। चलिए, आज की सभा मैं यही समाप्त करता हूं। नमस्कार।